Assalamu alaikum. Myself Mohammed Zan Siddiqui and I am going to give lecture on cost and management accounting. Today's topic is basics of relevant costing. तो सबसे पहले हमें इसमें क्या समझना है कि रेलिवेंट कॉस्ट को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, हम रेलिवेंट कॉस्ट को कॉन्सेप्ट क्यों डिस्कस करते हैं, क्यों पढ़ते हैं हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको मुख्तलिफ डिसीजन लेने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा प्रोडक्ट बनाए, क्या हम दूसरी फैक्ट्री खरीदें या ना खरीदें, क्या हम एक्सपेंशन करें या ना करें, प्राइस क्या सेट करें प्रोडक्ट की, ये सारे मुख्तलिफ डिसीजंस होते हैं जिसको हमें डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो होता है रेलिवेंट कॉस्ट। कि डिसीजन मेकिंग में हम रेलिवेंट कॉस्ट को ही यूज करते हैं डिसीजन के लिए। अब सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है कि रेलिवेंट कॉस्ट होती क्या है। तो रेलिवेंट कॉस्ट इज अ फ्यूचर कैश फ्लो। ये एक ऐसा फ्यूचर कैश फ्लो होता है डेट विल अकर, कि जो के अकर हो एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेकिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन। एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस का क्या मतलब है, अगर डिसीजन लें तब वो कॉस्ट अकर हो, वरना अगर हम डिसीजन नहीं लेते तो वो कॉस्ट अकर नहीं होगी। अगर डिसीजन लेते हैं तो उसकी वजह से जो भी कॉस्ट अकर होगी वो हमारे पास रेलिवेंट कॉस्ट होती है। अब रेलिवेंट कॉस्ट की मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक होती हैं। क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं हमारे पास? एक तो हो गई हमारे पास फ्यूचर कॉस्ट, वो होनी चाहिए फ्यूचर कॉस्ट। जाहिर सी बात है पास्ट कॉस्ट हमारे पास रेलिवेंट नहीं होती। विल अकर एज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेकिंग द डिसीजन, कि अगर हमारे पास डिसीजन हम लेते हैं तो उसकी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस की वजह से वो रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर फॉर एग्जांपल हमें एक प्रिंटर खरीदना है, एक प्रिंटर खरीदना है, ये तो खरीदना ही खरीदना है। अब हमें इसमें है कि हम कलर प्रिंटर खरीदें या फिर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर खरीदें। अगर हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर की प्राइस जो है वो 15,000 है और कलर प्रिंटर की क्या प्राइस है हमारे पास 25,000। अब जो हमारे पास रेलिवेंट कॉस्ट होगी वो क्या होगी? डिसीजन क्या लेना है हमें कि कलर खरीदना है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट। डिसीजन हमें ये नहीं लेना कि प्रिंटर खरीदना है या नहीं खरीदना, हमारे यहाँ पे डिसीजन क्या है कि कलर प्रिंटर खरीदें या फिर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर खरीदें। इसके अंदर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है हमारे पास? अगर हम ब्लैक एंड व्हाइट खरीदते हैं तो हमारे पास 15,000 खर्च होंगे हमारे, लेकिन अगर हम कलर प्रिंटर खरीदते हैं तो वहां पे हमारे पास 25,000 खर्च होंगे। तो जो डिसीजन मेकिंग के लिए, इस डिसीजन मेकिंग के लिए जो कॉस्ट हमारे पास रेलिवेंट है वो क्या है हमारे पास 10,000। कैसे? 15,000 तो खर्च करने ही करने ना, चाहे कोई ना कोई तो प्रिंटर खरीदना है, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट खरीदे या कलर प्रिंटर खरीदे। लेकिन अगर ब्लैक एंड व्हाइट की जगह पे हम कलर प्रिंटर खरीदते हैं तो एक्स्ट्रा कितने लग रहे हैं? वो 10,000 लग रहे हैं। तो वो हमारे पास डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है कि अगर हम कलर प्रिंटर खरीदने का डिसीजन लेते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के बदले में तो हमारे पास जो रेलिवेंट कॉस्ट है वो है हमारे पास 10,000। और विल बी कैश फ्लो का क्या मतलब है कि कैश आउटफ्लो होना चाहिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी प्रिंटर की, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगर हिसाब से देखें तो प्रिंटर हमारे पास सिंपल पूरे पे रिकॉर्ड होगा, चाहे 25,000 पे ले या 15,000 पे, लेकिन जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट कॉस्ट है वो हमारे पास 10,000। रेलिवेंट कॉस्ट में मुख्तलिफ टर्म्स यूज होती हैं, तो वो जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं वो हमारे पास हैं ये। अब हमें इनमें से देखना है कि कौन सी रेलिवेंट है कौन सी इरेलीवेंट है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टर्म यूज होती है वो होती है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट के जो टॉपिक है उसके अंदर मुख्तलिफ टर्म्स यूज होंगी, तो हमें उसमें से पता करना है कि कौन सी रेलिवेंट है कौन सी इरेलीवेंट है। अब हमारे पास इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है? सबसे पहले इंक्रीमेंटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट लेते हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज एन एडिशनल कॉस्ट that will occur if a particular decision is taken. इंक्रीमेंटल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि अकर होगी अगर हम डिसीजन ले लेते हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मशीन पहले से लगी हुई है। अब हम सोच रहे हैं कि वो एक मतलब 12 आवर्स के सेशन में काम करती थी, मतलब डे सेशन में काम करती थी वो मशीन। अगर हम ये डिसीजन लेना है कि हम वो मशीन नाइट सेशन में भी अगर यूज करते हैं तो मतलब 24 घंटे वो मशीन अगर काम करेगी तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या अकर होगी? इंक्रीमेंटल कॉस्ट की आसान सी एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाने का सोच रहे हैं तो जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी उसके हिसाब से मटेरियल बढ़ेगा,
मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी, वो वेरिएबल होती है, रेलिवेंट है। लेबर भी बढ़ेगा, लेबर की कॉस्ट भी बढ़ेगी, वो भी अगर वेरिएबल लेबर है तब इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहलाएगी वो। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि डिसीजन लेने की वजह से बढ़ रही हो, जो कि हर यूनिट के हिसाब से बढ़ रही हो या कुछ भी बनाने पे बढ़ रही हो, वो हमारे पास इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। इसकी सबसे आसान सी एग्जांपल है वेरिएबल कॉस्ट। फिर जो दूसरा हमारे पास आता है वो होता है डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट का भी हमने पीछे जो रेलिवेंट कॉस्ट की एग्जांपल दी थी उसके अंदर वो डिफरेंशियल कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट था। तो हमारे पास क्या मैंने एग्जांपल दी थी कि एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर की प्राइस हमारे पास 15,000 बताई हुई है, एक हमें पता है कि कलर प्रिंटर 25,000 का मिल रहा है। अब डिसीजन क्या लेना है हमें कि प्रिंटर तो लेना है, ये तो पक्का है। अब हमें डिसीजन किस चीज का लेना है कि कलर प्रिंटर लें या फिर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर लें। तो यहाँ पे जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है उसकी कितनी प्राइस थी 15,000, कलर प्रिंटर की क्या प्राइस है 25,000। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, कॉस्ट का जो डिफरेंस आ रहा है ये कहलाएगी डिफरेंशियल कॉस्ट, और ये डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम कलर प्रिंटर खरीदते हैं तो 10,000 हमारे ऊपर लग रहे हैं, तो ये हमारा आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, तो ये हमारे पास रेलिवेंट है कि डिसीजन हम ब्लैक एंड व्हाइट भी तो ले सकते हैं ना, लेकिन हम देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, तो वो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट है डिफरेंशियल कॉस्ट। सिर्फ 10,000 रेलिवेंट होंगे, 15,000 रेलिवेंट नहीं होंगे। फिर हमारे पास आता है अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट क्या होती है? एन अवॉइडेबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट कुड बी सेव्ड। कोई सी भी ऐसी कॉस्ट जिसको हम अवॉइड कर सकें, जिसको हम सेव कर सकें, वो हमारे पास कहलाती है अवॉइडेबल कॉस्ट। इसके के साथ हम अनअवॉइडेबल को भी डिस्कस करते हैं। अनअवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी होती है? जिसको हम अवॉइड ना कर सकें, वो हमारे पास अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। अब इसकी एग्जांपल, तो अब अवॉइडेबल कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट के लिए हम एक सिनेरियो डेवलप करते हैं। अज्यूम करें कि एक हमारे पास फैक्ट्री है, वहां पे एक प्लांट पहले से लगा हुआ है, सही है, एक प्लांट है हमारे पास जो कि प्रोडक्शन कर रहा है। उसका जो परमानेंट लेबर है ना, जो उसकी लेबर है, उसमें से 2 बंदे फारिग बैठे हुए हैं, इतना काम नहीं है कि वो 2 बंदे भी यूटिलाइज हो, तो वो आते हैं ऑफिस में फारिग बैठ जाते हैं। तो कंपनी ने सोचा एक और प्लांट बनाया लगाया जाए किसी और चीज की प्रोडक्शन का वहीं पे फैक्ट्री में, जिसके लिए हमें टेम्पररी वर्कर की भी जरूरत हो, जो कि डेली वेज पे होते हैं वर्कर्स, उनकी भी जरूरत हो, और ये जो 2 बंदे दूसरे उसमें प्लांट पे जो फारिग बैठे थे उनकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। तो अगर हम डिसीजन लेना है कि टेम्पररी लेबर को यूज करना है नहीं करना, या फिर प्लांट लगाना है नहीं लगाना, तो प्लांट लगाने या ना लगाने के डिसीजन के लिए जो हमारे पास अवॉइडेबल कॉस्ट है वो कौन सी है? अगर प्लांट लगेगा तभी टेम्पररी लेबर रखी जाएगी, अगर प्लांट नहीं लगा तो टेम्पररी लेबर नहीं रखेंगे, मतलब ये हो गया अवॉइडेबल कॉस्ट कि इसको अवॉइड किया जा सकता है। अनअवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी हो गई? कि जो हमने परमानेंट लेबर रखे हैं, जो 2 बंदे बैठे हैं हमारे पास फारिग, तो उनको हम दूसरे अगर प्लांट पे यूज कर लें तो तब भी पैसे देने, अगर यूज करें तब भी पैसे देने, और अगर यूज ना भी करें तब भी पैसे देने, है ना। एक लेबर बैठी हुई हमारे पास परमानेंट जो दूसरे प्लांट की थी, वहां पे वो फारिग बैठी हुई थी, हमने बोला कि इधर यूज कर लेंगे हम जो दूसरा प्लांट लगाएंगे, तो उनको तो देने ही देना है ना पैसे। अगर वो मंथली सैलरी पे हैं तो उनको तो पेमेंट करनी करनी है, क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉय है। तो जो टेम्पररी लेबर है वो हमारे पास अवॉइडेबल कॉस्ट होगी, जो परमानेंट एम्प्लॉय है वो हमारे पास अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। तो टेम्पररी लेबर की कॉस्ट जो होगी वो हमारे पास रेलिवेंट होगी डिसीजन मेकिंग के लिए, और परमानेंट के लिए, परमानेंट वाली हमारे पास इररेलेवेंट। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास वो तो पे करनी है चाहे डिसीजन ले या ना ले, परमानेंट वाली। फिर उसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कमिटेड कॉस्ट का। अब ये कमिटेड कॉस्ट क्या होती है? कमिटेड कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट अ कंपनी हैज ऑलरेडी कमिटेड। ऐसी कॉस्ट जो कि कंपनी को पहले ही कमिट कर चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, तो वो हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट होगी।
फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री के लिए प्रीमिसेस चाहिए, फैक्ट्री के लिए प्रीमिसेस चाहिए, एक प्लांट लगाए दूसरा प्लांट लगाना है, तो क्या अगर वो प्रेमिसेस हमारे हमने रेंट पे ली हुई है, अगर वो प्रेमिसेस हमने रेंट पे ली हुई है, तो क्या दूसरा प्लांट लगने से उस रेंट पे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो रेंट है वो तो हमें पे करना ही करना है, वो कमिट कर चुकी है कंपनी कि हम देंगे ही देंगे। जिसकी भी लैंड है उसको हमें रेंट तो पे करना ही है ना, चाहे एक प्लांट लगाए या दो प्लांट लगाए। तो ये जो रेंट होगा वो हमारे पास कमिटेड कॉस्ट होगा और ये इररिलेवेंट होगा। एक और एग्जांपल, अगर ऐसी कोई लैंड है जिसपे हमें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि एक प्लांट होगा तो इतना रेंट होगा, दूसरा प्लांट लगाएंगे तो ज्यादा रेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट पे 10 लाख रेंट था, दूसरे प्लांट पे 15 लाख रेंट होगा, मतलब दोनों प्लांट के मिला के हमारे पास 15 लाख हो जाएगा। दूसरा प्लांट लगाएंगे तो 5 लाख हमें एक्स्ट्रा रेंट पे करना पड़ेगा। तो 10 लाख तो हो गई कमिटेड कॉस्ट जो कि इररिलेवेंट होगी। जो 5 लाख होगी वो हमारे पास रेलिवेंट होगी। वो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो था हमारे पास डिफरेंशियल कॉस्ट। ये जो रेंट में हमारे पास 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंशियल कॉस्ट होगा, तो ये रेलिवेंट होगा 5 लाख का डिफरेंस। तो यहां तक समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास कौन सा आ रही है कॉस्ट? संक कॉस्ट। अब हमें देखना है कि संक कॉस्ट क्या होती है। इसके लिए भी एक सिनेरियो डेवलप करते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाती है, फिजिबिलिटी चेक की जाती है कि बिजनेस स्टार्ट करें या ना करें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसकी फिजिबिलिटी चेक की जाती है। तो अगर हमने एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई, मतलब उस पर जो फिजिबिलिटी चेक वगैरह करवाने के लिए जितना भी खर्चा आया वो हमारे पास संक कॉस्ट हो गई। अब डिसीजन लें या ना लें वो कॉस्ट तो इनकर हो चुकी है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाने में जो कि बाकी भी जितने भी किस्म के खर्चे होते हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो गया, कोई हमने रिसर्च की, रिसर्च कॉस्ट हो गई, वो सारी हमारे पास कहाँ जाती है? संक कॉस्ट में। क्योंकि अब डिसीजन लो या ना लो वो कॉस्ट तो इनकर हो चुकी है, तो वो हो जाती है हमारे पास संक कॉस्ट। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? फिजिबिलिटी कॉस्ट, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए चेक की जाती है वो हमारे पास संक कॉस्ट आती है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आपने बहुत सारी जगहों पे पढ़ चुके होंगे। वैसे भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ बेनिफिट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो बेनिफिट होते हैं दैट विल बी लॉस्ट, जो कि हम गवा देंगे, लॉस हो जाएगा हमारे पास, वो बेनिफिट हमारा लॉस हो जाएगा। कब? बाय टेकिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन, कि अगर हम वो डिसीजन लेते हैं तो दूसरा कोई हमारे पास बेनिफिट जो मिल रहा था वो हमारे पास खत्म हो जाएगा, वो होती है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी आसान सी एग्जांपल, एक हमारे पास लैंड है। अब एक बंदा है, उसको डिसीजन लेना है हमें कि वो वहां पे फैक्ट्री लगाए या फिर सेल कर दे। अगर वो सेल कर देता है तो जो हमारे पास फैक्ट्री लगाने से बेनिफिट आना था, जो फैक्ट्री लगाने से एस्टिमेटेड बेनिफिट था, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। क्योंकि अगर वो बेच देगा लैंड तो वो फैक्ट्री नहीं लगा सकता, और फॉर एग्जाम्पल अगर वो फैक्ट्री लगाता है तो जो सेल प्राइस थी लैंड की वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो फैक्ट्री लगाता है जो उसको कैश मिलता लैंड बेचने पे वो उसको अब नहीं मिलेगा, तो वो बेनिफिट लॉस कर रहा है। तो ये हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं कि हमने लैंड फॉर एग्जांपल 20 साल पहले ले ली थी, तो क्या वो कॉस्ट हमारे पास रेलिवेंट है, हमारे लिए रेलिवेंट है या इररेलेवेंट है? अगर हम लैंड की बात करते हैं तो उसकी पास्ट कॉस्ट हमारे पास हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। जिसमें जितने में हमने फॉर एग्जाम्पल 20 साल पहले 20 करोड़ रुपए की एक जमीन खरीदी थी, तो वो तो हमारे पास रेलिवेंट नहीं है।
उसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है? 35 करोड़। अब हम देखते हैं कि अब जब भी हम डिसीजन लेंगे, अगर सेल करते हैं तो 35 करोड़ हमारे पास आएंगे। अगर फैक्ट्री लगाते हैं, अगर हम फैक्ट्री लगाएंगे तो हमें देखना है कि कितना हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो फैक्ट्री लगाएं या फिर सेल करें, ये हमारे पास डिसीजन है। अगर हम सेल करेंगे तो 35 करोड़ हमारे पास मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो बंदा डिसीजन लेता है कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी? 35 करोड़, जो कि सेल करने पे हमें मिलती। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेलेवेंट कॉस्ट की जो बेसिक्स थी वो कुछ समझ में आई होंगी। अदर टर्म्स जो हैं, यही सारी टर्म्स, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, ये मुख्तलिफ जो भी टर्म्स यूज हमने किए हैं, ये आगे जो हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट का टॉपिक है उसमें मदद करेगी। ये थी बिल्कुल बेसिक्स। इसके बाद अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट कैसे होती है, लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है, डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट कॉस्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये सब हम अगली वीडियोस में सीखेंगे। उम्मीद है आप मुझे फीडबैक दीजिएगा इस वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।